दोस्तों नमस्कार। अपन कंप्लीट राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं, जो कि सीईटी और अन्य एग्ज़ाम हैं। जितने भी एग्ज़ाम हैं दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट, एलडीसी, इसके अलावा सेकंड ग्रेड जितने भी एग्ज़ाम उनके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे अपन? राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। मतलब इंडिया का जो सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, वो कौन सा है? आपका राजस्थान। राजस्थान हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और उसी दिन राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना। मतलब ये है दोस्तों कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश यानी एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों एक साथ थे। फिर एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया और उसी दिन से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया। तो इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% भाग है। मतलब कि पूरे देश में 10% भाग पे तो 10.5% भाग पे तो केवल राजस्थान ही उपस्थित है। बाकी अन्य भागों पे अन्य राज्य हैं। मतलब भारत 100% है, ये पूरा भारत 100% है, तो इसमें 10% भाग पे तो केवल अपना राजस्थान ही है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना की जाए तो राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना और इंग्लैंड से 2 गुने से भी बड़ा है और जापान की तुलना में कुछ ही छोटा है। दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको याद रखना है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल क्या है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। केवल ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है और 1 नवंबर को, बाकी ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। दोस्तों 6ठी शताब्दी के बाद राजस्थानी भूभाग में राजपूत राज्यों का उदय प्रारंभ हुआ। राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण इसे राजपूताना कहा जाने लगा। मतलब राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण राजस्थान को राजपूताना कहा जाने लगा, क्योंकि राजपूत रहते थे और राजपूतों के कारण ही इसको राजपूताना कहा जाने लगा। ठीक है, वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत, मतलब वैदिक काल में जो ऋग्वेद है उसमें राजस्थान को ब्रह्मवत कहा है। किसमें? कौन से वेद में? ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मवत कहा है। और रामायण में जो वाल्मीकि है उन्होंने राजस्थान को मरु का अंतर कहा है। कौन सा अंतर कहा है? मरु का अंतर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ में आपको केवल 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो ब्रह्मवत और मरु का अंतर। मरु का अंतर तो रामायण में कहा है और ब्रह्मवत किस में कहा है? ऋग्वेद में कहा है। ठीक है, अब राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानी द्वितीय विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। दोस्तों इसमें है कि विक्रम संवत 682 में उत्कीर्ण बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। किसका? राजस्थानीय द्वितीय। मतलब राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग किस शिलालेख में मिलता है? तो बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग, मतलब राजस्थान शब्द का उपयोग कौन से शिलालेख में मिलता है? तो बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, ये अपने राजस्थान शब्द का बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। सिरोही यहाँ पड़ता है। ठीक है, राजस्थान शब्द का प्रयोग और राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन ये शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन रुको दोस्तों, एक लाइन रह गई थी, शिलालेख में मिलता है। इसके बाद मूणोत नैन्सी की ख्यात व राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। इसके बाद मूणोत नैन्सी की ख्यात और राज रूपक में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन वो शब्द था वो राजपूताना के इस भाग के लिए नहीं प्रयोग हुआ था। मतलब कि वो जो मूणोत नैन्सी की ख्यात व राज रूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन ये राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ था। ठीक है, सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना, 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूँ। सन 1800 में आयरलैंड निवासी जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग के लिए राजपूताना की संज्ञा दी। इस बात का उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में आता है। दोस्तों इसे बोलता है कि सन 1800 ईस्वी में आयरलैंड के निवासी कौन थे? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के इस भाग, मतलब वो राजस्थान का जो भाग है जिसको राजपूताना कहा है,
राजस्थान के इस भाग को, मतलब राजस्थान के जो भाग है मतलब उसको राजपूताना की संज्ञा दी। और इसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है, और इसका उल्लेख किस में मिलता है, उन्होंने राजपूताना की संज्ञा तो दे दी किसने, जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन इसका उल्लेख किसकी पुस्तक में मिलता है, तो विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस में आता है। तो संज्ञा किसने दी थी, जॉर्ज थॉमस ने ही तो दी थी। तो पुस्तक तो जॉर्ज थॉमस की है, जॉर्ज थॉमस पे लिखी गई है, लेकिन लिखी किसने है, इसका उल्लेख विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक, मतलब विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस में आता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लाइन है वो अब आएगी। कर्नल जेम्स टोड ने इस राज्य को रायथोन कहा है क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत रायथोन कहते थे। क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने इसको रायथोन कहा था क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को रायथोन कहते थे। तो इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इसको रायथोन कहा था क्योंकि स्थानीय साहित्य एवं बोलचाल में राजाओं के निवास के प्रांत को रायथोन कहते थे। 19वीं सदी में कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। इस पुस्तक का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों इस पुस्तक का दूसरा नाम ये है जो कि आपने देख लिया होगा। इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, मतलब कि कर्नल जेम्स टोड की ही पुस्तक है और उस पुस्तक का जो दूसरा नाम है वो ये है। अब इसका हिंदी अनुवाद आएगा दोस्तों। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया और इसे हिंदी में प्राचीन राजस्थान का विसंश्लेषण कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, प्राचीन राजस्थान का विसंश्लेषण। जैसे प्राचीन भारत का विसंश्लेषण होता है वैसे प्राचीन राजस्थान का विसंश्लेषण। कौन सी पुस्तक है, वही द एनाल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान, जिसका दूसरा नाम क्या है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो अब इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड 1818 व 1821 के मध्य मेवाड़ उदयपुर प्रांत के पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने अपने घोड़े पर घूम घूम कर इतिहास का लेखन किया, मतलब उनके पास घोड़ा था उस पर वो घूम घूम कर इतिहास को लिखते जाते थे। घूम घूम कर मतलब कि इतिहास को जगह जगह जाते थे और वहाँ से इतिहास को लिखते थे। वो घूम घूम कर इतिहास का लेखन किया, इसीलिए कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है वैसे, पर देख लीजिए आप, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, काफ़ी पहले पूछे जाते थे, अब इतना वो नहीं है। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर व बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद बृहद राजस्थान का गठन हुआ। ये दोस्तों राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे उस समय ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये राजस्थान का चौथा चरण है जो कि कौन सा है, 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों का गठन हुआ। कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो 3 बार जे हैं और फिर बी है, ठीक है, 3 बार जे फिर बी, जे बी, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय होने के बाद बृहद राजस्थान का गठन हुआ। तभी से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो राजस्थान शब्द था उसको विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1950 को अपन ये पढ़ रहे हैं, 26 जनवरी 1950 को 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम स्वीकार कर लिया गया। इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। कौन सा प्रदेश, अपने राजस्थान का नाम 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से स्वीकार कर लिया गया, राजस्थान शब्द को प्रयोग। और राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, श्री हीरालाल शास्त्री, जो कि मुख्यमंत्री भी थे। 1952 में वे आम चुनाव के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। दोस्तों जो 1952 में जो आम चुनाव हुए थे उनमें आम चुनाव के बाद जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल। और दोस्तों 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया। मतलब कि ये वर्तमान राजस्थान आ गया अपना 1 नवंबर 1956 को, जो कि कौन सा चरण है, 7वां चरण है। इस चरण में क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल के पद को समाप्त कर देते और राज प्रमुख के पद को
मतलब राज प्रमुख के पद को समाप्त कर देते हैं और राज्यपाल के पद को सर्जित कर देते हैं। मतलब अब राज प्रमुख का पद समाप्त कर देंगे। तो जैसे सवाई सवाई मानसिंह राज प्रमुख थे, तो इन पदों को अभी समाप्त कर दिया। अब से राज्यपाल के पद सृजित होंगे 1 नवंबर 1956 को। ये राजस्थान के एकीकरण में पूरा दिया हुआ है, ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू आगे। तो इसमें आपको केवल ये याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया गया और मतलब राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल के पद सृजित कर दिए गए, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी, जो कि देश की जनसंख्या का 5.67% है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो भी लाइन है। अगला अब प्रश्न है जो दोस्तों जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछा जा सकता है। प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने 18 दिसंबर 2018 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी? भैरों सिंह शेखावत, ब अशोक गहलोत, तरुण तेजपाल और द सचिन पायलट। अशोक गहलोत ने की थी, सचिन पायलट ने की थी, भैरों सिंह शेखावत ने की थी या तरुण तेजपाल ने की थी? तो अशोक गहलोत ने राजस्थान के 22वें, कौन से 22वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला है दोस्तों, राज्यपाल कल्याण सिंह ने इन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल कल्याण सिंह ने उनको क्या दिलाई? शपथ दिलाई। वे तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और उनके साथ सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। आपको बताइए अपने मुख्यमंत्री कौन है अभी? अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री कौन है? सचिन पायलट। समारोह में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अपने मनमोहन सिंह भी मौजूद थे और शपथ ग्रहण में पूर्व प्रधानमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हुई। और वसुंधरा राजे जो कि अपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसमें सम्मिलित हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी थे और वसुंधरा राजे थे। शपथ ग्रहण में संभावित महागठन में 12 दलों के नेता नजर आए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। अशोक गहलोत 1998 में, इंपॉर्टेंट है कि 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र 47 थी और इसके बाद 2008 में उन्हें सत्ता की कमान मिली और इसके बाद 2008 में उन्हें सत्ता की कमान मिली। 1998 में ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। आप यहाँ भारत के मुख्यमंत्री की सूची यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सूची दिखाऊंगा कि जो अभी भी जितने भी भारत के विभिन्न जितने भी अपने भारत के राज्य हैं उन सभी राज्यों के अपन मुख्यमंत्री की सूची देखेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और भौगोलिक स्वरूप। तो दोस्तों ये हैं, आप देख लीजिए, ये भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के ये हैं, असम के ये, बिहार के ही हैं। तो ये मुख्यमंत्री अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। राजस्थान के अपने अशोक गहलोत हो गए, सिक्किम के ये हो गए और इसके अलावा ये त्रिपुरा, सिक्किम, पंजाब, इन सब के मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है। बिहार के नीतीश कुमार। अब आगे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौगोलिक स्वरूप पढ़ेंगे। भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भूमध्य रेखा, कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ग्रीनविच रेखा, कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और दोस्तों सॉरी वही खुल गया, अब आगे हैं दोस्तों, ग्रीनविच रेखा व भूमध्य रेखा दोनों के सापेक्ष, मतलब वो अपन ने पढ़ी थी ना, ग्रीनविच रेखा और भूमध्य रेखा, उन दोनों के सापेक्ष क्या है दोस्तों? उन दोनों के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा व भूमध्य रेखा के सापेक्ष राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान राज्य भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में 23-3-30-12 से उत्तरी अक्षांश विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट और तथा 69
69 डिग्री से 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि विस्तार है 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। राज्य का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों 60 डिग्री 9 मिनट और देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री और 47 मिनट। इतना कॉम्प्लिकेटेड होने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों, काफ़ी इजी है। और 1 मिनट में इसको साफ कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये सब। दोस्तों इसमें क्या दिया हुआ है कि राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग में 23-3 से 30-12, दोस्तों राजस्थान का जो ये उत्तर पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग, ये यहाँ से 23-3 ये डिग्री है, 23 डिग्री और 3 मिनट से 30 डिग्री और 12 मिनट हैं, ठीक है। और इधर है पूर्वी देशांतर, ये है 69 मतलब कि 69 डिग्री और 30 मिनट से लेके 78 डिग्री, कितना है 78 डिग्री और 17 मिनट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और इनका जो अंतराल आता है दोस्तों, विस्तार है इनका 60 डिग्री 9 मिनट और इधर आ जाता है अपने विस्तार आ जाता है 8 डिग्री 47 मिनट। मतलब ये तो है 60 डिग्री 9 मिनट और ये विस्तार हो गया कौन सा, ये वाला 8 डिग्री 47 मिनट के मध्य स्थित है। तो ये हो जाएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, कौन सा वाला, ये वाला अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट, जो कि 23-3, ये 23-3 30-12 से हैं 60 डिग्री 9 मिनट। और अब ये वाला है कौन सा, 69-30 से 78-17, जिसका क्या है 8 डिग्री 47 के मध्य स्थित है, जो कि देशांतरीय अंतराल हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा इसमें समझाया भी है। उत्तर में आपके श्री गंगानगर है जिसमें कोणा गांव है, दक्षिण में आपका बांसवाड़ा है, ये 23-3 है, ये 30-12 है। उत्तरी अक्षांश, इसको उत्तरी अक्षांशी बोलते हैं, इसको पूर्वी देशांतरी बोलते हैं। यहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होगा, ऊपर नीचे इनको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांशी बोलते हैं। और इसको पूर्व में है तो पूर्वी देशांतरी ही बोलते हैं। तो ऊपर है श्री गंगानगर और नीचे है बांसवाड़ा। इधर दिया हुआ है आपको किधर, पूर्व में क्या दिया हुआ है, धौलपुर, और पश्चिम में क्या दिया हुआ है आपको, जैसलमेर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों विस्तार। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826, ये वाली लंबाई है जो उत्तर से दक्षिण, मतलब ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, लेकिन बोलेंगे कि इसको उत्तरी अक्षांशी। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई है 826, जो कि यहाँ लिखी हुई भी है। कितनी है ये, 826, ये लिखी हुई है 826 किलोमीटर। विस्तार उत्तर में कोणा गाँव, ये उत्तर में आपका कोणा गाँव हो गया, और दक्षिण में कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा हो गया, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक 869 मतलब कि 869 ये है पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई। ये पूर्व हो गया और ये नहीं, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, है ना। तो ये पश्चिम, ये पूर्व, ये पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है दोस्तों कितनी होगी, 869, ठीक है। ये पूर्व, ये पश्चिम। तो दोस्तों अब इसकी क्या हो गया 869, ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। जो कि अब पूर्व में कौन सा गांव है, सिलाना गांव, ये कौन सा, ये आ गया आपका पूर्व, पूर्व में सिलाना गांव है। और जो राजखेड़ा धौलपुर, आपको इतना ही डीप नहीं जाना। और पश्चिम में कौन सा है, कटरा गांव, कौन सा गांव, कटरा गांव, ये आ गया कटरा गांव, ये लिखा हुआ है कटरा गांव, ठीक है। जैसलमेर तक है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 43 किलोमीटर का अंतर आता है। मतलब कि इसमें और इसमें जो अंतर आता है वो 43 किलोमीटर्स का अंतर आता है। जो कि आप 1-2 बार भी अगर इस चीज़ को, मैप को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सीधी सी लाइन ये बोल रहा है कि ये अपना राजस्थान के ऊपर और नीचे, इन दोनों के बीच में भाई इसमें और इसमें से लंबा कौन है, तो इनमें अंतर आ जाता है 43 किलोमीटर का, कि ये ज़्यादा लंबा है। कौन सा, आडा है ना, जो कौन सा, पूर्व से लेके पश्चिम से लेके पूर्व तक, या पूर्व से लेके पश्चिम तक, इसमें 43 किलोमीटर्स का अंतर आ जाता है। पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने पर रेखाएं नागौर जिले में एक दूसरे को काटती है। मतलब कि पूर्व से पश्चिम और मतलब इन उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम को मिलाने पर रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, वो कहाँ काटती है दोस्तों, नागौर जिले को, नागौर जिले से एक दूसरे को काटती है। पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण को मिलाने पर नागौर जिले है, वो नागौर जिले को एकदम काटेगी, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। 23-3-30-12 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। पहला हो गया गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। ये आपकी 23 डिग्री और 3 मिनट जो है इसको क्या बोलते हैं, आपके कर्क रेखा बोलते हैं। 23 डिग्री और 3 मिनट है दोस्तों,
30 मिनट है, 23 डिग्री 30 मिनट यहाँ पे ये दिया हुआ है। 1 मिनट यहाँ चेक कर लेता हूँ। हाँ, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 3 से 30 12। हाँ ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत है दोस्तों, 23 3 है, 23 3 से 30 12। तो 23 3 ये उत्तरी अक्षांश हो गया। ये इसको क्या बोलते हैं अपने, कर्क रेखा बोलते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, राजस्थान, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो रेखा है वो राजस्थान के अलावा 8 राज्य हैं उनसे भी होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है, डूंगरपुर जिले को स्पर्श व चिखली गांव के नज़दीक डूंगरपुर जिले को स्पर्श होकर गुजरती है, ठीक है, जो कि चिखली गांव के नज़दीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कर्क रेखा है और ये बांसवाड़ा कुशलगढ़ है। तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा कुशलगढ़ से होकर गुजरती है और 23 डिग्री 3 मिनट पे कर्क रेखा उपस्थित है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा शहर कर्क राज्य से सर्वाधिक नज़दीक शहर है। वो तो आपको दिख रहा होगा कि बांसवाड़ा और ये कर्क रेखा जारी है और ये 23 3 है उत्तरी अक्षांश। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, अतः बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती है, जबकि श्री गंगानगर, ये अपने बांसवाड़ा में जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं दोस्तों वह सर्वाधिक सीधी पड़ रही है। कैसी पड़ रही है, सर्वाधिक सीधी पड़ रही है बांसवाड़ा में। सीधी पटको तो ऐसी पटको, फिर ये सीधी। और अपने गंगानगर में कैसी पड़ रही है, सर्वाधिक तिरछी। अतः श्री गंगानगर में कर्क रेखा सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो बांसवाड़ा की कर्क रेखा सबसे नज़दीक है, इसलिए बांसवाड़ा पे सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ रही है, ठीक है। और ये गंगानगर क्या है, कर्क रेखा से दूरी ज़्यादा है इसकी, तो इसलिए इस पर तिरछी पड़ रही है, ठीक है, तिरछी पड़ती है। राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले के सिलाना गाँव में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है। यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त है। मतलब कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त भी धौलपुर जिले में ही होता है। सूर्योदय जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है और यहीं पर सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें ये ऐसा दिया है कि राजस्थान में सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर जिले में होता है और राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय जैसलमेर जिले में होता है, सबसे लास्ट में, मतलब सूर्य अस्त भी सबसे बाद में जैसलमेर जिले में ही होता है। तो सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है, धौलपुर जिले में होता है, लेकिन सबसे बाद में सूर्य उदय कहाँ होता है, जैसलमेर जिले में। और सबसे बाद में अस्त भी कहाँ होता है, अस्त कहाँ होता है, अपने जैसलमेर में ही होता है, ठीक है। राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय का 82.82 पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है, ठीक है। आकृति देखेंगे अपन दोस्तों। राजस्थान की आकृति सबसे पहले विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग विद्वान TH हैंडले ने बताई थी। राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है, ठीक है दोस्तों। यह आकृति आप देख सकते हैं, राजस्थान की आकृति जो कि है विषम कोणीय चतुर्भुज, जो कि पतंग के समान है, पतंगाकार है, ठीक है। और इसका सबसे उच्चतम बिंदु है जो कि गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई क्या है 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है जो कौन सी है, सांबर झील, जिसका क्षेत्र समुद्र तल से भी नीचा है, जिसका क्षेत्र क्या है, समुद्र तल से भी नीचा है। सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा हो गया, गुरु शिखर, और सबसे निम्नतम बिंदु सांबर झील। राजस्थान की आकृति चतुष्कोणीय और राजस्थान का मानक समय भारत के मानक समय का 82.82 पूर्वी देशांतर के अनुरूप ही है, ठीक है। राज्य का सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला गुजरात है और राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध 81 मीटर पूर्वी। राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध है, जो कि कहाँ है, प्रतापगढ़ में स्थित है। ये जाखम बांध है दोस्तों, प्रतापगढ़ में स्थित है और 81 मीटर इसकी ऊंचाई है। और सबसे नज़दीक बंदरगाह कौन सी है, कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में है। तो राजस्थान के सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में है। सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है जो कि 81 मीटर ऊंचाई है, प्रतापगढ़ में है। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का सांस्कृतिक विभाजन। दोस्तों मेवाड़ को बोलते हैं उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। ये आपका कौन हो गया, मेवाड़। अब अपन पढ़ेंगे मारवाड़। तो दोस्तों मारवाड़ में आ जाएगा आपका जोधपुर, नागौर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ढूंढाड़ में हो गया दोस्तों जयपुर, दौसा,
टोंक व अजमेर का भाग। हाड़ौती में आ गया आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये तो आपको क्षेत्र दिए हुए, इन क्षेत्रों को आपको याद रखना है, ठीक है, ये क्षेत्र हैं। अब ये दोस्तों शेखावटी, शेखावटी में आ जाएंगे दोस्तों आपके सीकर, झुंझुनू, चूरू, ठीक है। और मेवात में आ जाएंगे अलवर, भरतपुर, और वागड़ में आ जाएंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जो कि ये क्षेत्र दिए हुए हैं और आपको ये क्षेत्र याद रखने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो भरतपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भरतपुर को, ठीक है। महुआ के पेड़ पाए जाते हैं, तो महुआ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं महुआ के पेड़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान में छप्पनिया अकाल किस वर्ष पड़ा, तो 1956 विक्रम संवत में। तो दोस्तों छप्पनिया अकाल कब पड़ा, 1956 में, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में बढ़ती है। कौन सी मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में। पांचवा प्रश्न है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। अगला है, छठा प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर को जाना जाता है। सातवां प्रश्न है कि राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार, ठीक है। आठवां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, तो जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। अगला है दोस्तों, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर, ठीक है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 5920 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन स्थित है, अपने धौलपुर, ये धौलपुर यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है, तो राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है दोस्तों, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है, तो रोइडा कहलाता है। अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर 12 कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सोगान के वन पाए जाते हैं, तो दक्षिणी क्षेत्र में सोगान के वन पाए जाते हैं। अगला है कि जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है, तो बांसवाड़ा में चमकता है। 14 प्रश्न है कि राजस्थान में पूर्व मरुस्थल वाले जिले हैं, तो जैसलमेर और बाड़मेर जो कि है पूर्व मरुस्थल वाले जिले हैं। 15 प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिणी पूर्व में। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों कि राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में है, तो जयपुर में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय किस जिले में होता है, धौलपुर में होता है। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है, सिरोही में स्थित है। राजस्थान में किन वनों का अभाव है, तो शंकुधारी वनों का अभाव है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, तो लगभग 2/3 भूभाग रेगिस्तानी है। अगला है दोस्तों कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैला सर्प कौन सा है, तो पेमड़ा सर्प है, जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। राजस्थान में पूर्णतया वनस्पति क्षेत्र कौन सा है, समगांव, जैसलमेर, जो कि पूर्णतया वनस्पति क्षेत्र है। अगला है दोस्तों कि राजस्थान के किस जिले में सूर्य किरणें का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो श्रीगंगानगर में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। अगला है कि 24वां प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना है, तो 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, 17 गुना बड़ा है। अगला प्रश्न है 25वां कि राजस्थान 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ रेखा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो 17 गुना बड़ा है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो कि इजराइल से 17 गुना बड़ा है। राजस्थान और रेड क्लिफ रेखा किसको कहते हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, अपने राजस्थान की जो सीमा है वो 1070 किलोमीटर, उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। अगला है दोस्तों कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले को छूकर गुजरती है, तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा को होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 27 है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों कि थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो 58% राजस्थान में है। 29वां प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान में रेगिस्तान में रेत का विशाल लहरदार टीले को क्या कहते हैं, तो धीरे कहते हैं दोस्तों। रेत के जो विशाल लहरदार टीले होते हैं उनके दोहरे या दोहरे कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, दोहरे। राजस्थान में रेगिस्तान में जो रेत के विशाल लहरदार जो टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं, दोहरे। अगला है लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहाँ है, आकल गांव जैसलमेर में एकमात्र जीवाश्म पार्क है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।